जांच होनी चाहिए। सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। जीत और हार होती है, हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए। खुद इनका सफाया हो रहा है तो इनको ईडी याद आती है, इनको सपने में भी कमल का फूल याद आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। 3 रियासतों में यानी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की शानदार जीत, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। और इस जीत के बाद अपोजिशन एक तरह से सदमे में है, अपोजिशन परेशान है। पूरे भारत की तरह ही अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की जो हार 3 राज्यों में हुई है, ऐसे में इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं या कांग्रेस की जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से परेशान दिख रही हैं। उनकी परेशानी एक तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्या ये हार जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका है? इसे भी आज हम जेकेएल प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस की इस हार से क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें दूरियां भी बढ़ेंगी? क्योंकि नतीजे आने के फौरन बाद, रिजल्ट आने के फौरन बाद महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जिस तरह के बयान आए, ऐसे में लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और इस हार की वजह से एक निराशा विपक्ष में देखने को मिल रही है। 101% ईवीएम का घोटाला है, इसमें जांच होनी चाहिए। सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। जीत और हार होती है, हम लोगों को हार से भी सीखना चाहिए और जिनने जीता है उससे भी सीखना चाहिए। खुद इनका सफाया हो रहा है तो इनको ईडी याद आती है, इनको सपने में भी कमल का फूल याद आएगा। तो बड़ा सवाल यही कि क्या अपोजिशन बिखर जाएगा, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक एकजुटता नजर आ रही थी विपक्ष में, वो उसमें लग रहा है कि एक दरार सी पड़ रही है। क्या वाकई में इस हार के बाद विपक्ष की परेशानी बढ़ रही है? इसी को समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा देता हूं, आपके साथ उनका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी यूटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इस हार पर हम उनसे तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हमारे साथ हैं, जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ पीडीपी लीडर भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपसे ही सवाल लेना चाहूंगा कि मुल्क में एक और चुनाव हुआ, यानी इन 5 रियासतों में चुनाव हुए, एक चुनाव और हुआ, एक इलेक्शन और हुआ, और कांग्रेस की एक बार फिर से शिकस्त देखने को मिली, हार देखने को मिली है। और मैं इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं क्योंकि समय कम है। क्या इस हार का जो सीधा सीधा असर है वो इंडिया ब्लॉक की तमाम जो इत्तेहादी पार्टी हैं उन पर एक तरह से पड़ेगा? अबू हुरैरा साहब, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला है, बल्कि मैं इसको इस तरह देखता हूं कि इंडिया अलायंस इससे और मजबूत होगा। और ये हार जो है, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने यहां अलायंस के साथ तावन नहीं किया था जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट लगी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को ये नुकसान उठाना पड़ा। अगर इन 2 राज्यों में भी, यानी आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर ये अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते तो शायद ये सूरत हाल ना होती, जो मेरी एक अपनी असेसमेंट है एज अ
एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, जी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस जो था कांग्रेस का, उसका हमको नुकसान उठाना पड़ा। रहा सवाल कि यहाँ जो डिबेकल हुआ या यहाँ जो डेमोक्रेसी में हार जीत लगी रहती है, हमें खुशी है, ठीक है, लोगों ने भाजपा को पसंद किया, उनको वोट दिया, डेमोक्रेसी इसी का नाम है, हमें खुशी है, हम उनको मुबारक करते मुजफ्फर हैं। साहब, याद रखिए कि 2024 से पहले की ये चुनाव है, इसे सेमीफाइनल की तरह से एक तरह से देखा जा रहा था। हाँ, मैं इसको सेमीफाइनल की तरह से नहीं देखता था। जी। दो हिंदुस्तान की इतने बड़े मुल्क में दो रियासतें कोई उतना बड़ा मामला नहीं है कि आप इसको सेमीफाइनल, या तो होता कि पूरी रियासतों में, भारत की पूरी जितनी भी रियासतें हैं उनमें इलेक्शन होता और उनमें इस तरह का रिजल्ट आता, तो मैं मानने के लिए तैयार था कि ये सेमीफाइनल है। एक या दो रियासतों में या तीन रियासतों लेकिन में ये रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रियासतें हैं। कुछ जी अबू हुरैरा साहब, सारी रियासतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए सबसे अहम वही रियासत होगी जहां सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीट्स हैं। बिल्कुल। तो वो है जिस तरह यूपी है, जी। तो कहा जाता है कि भाई दिल्ली का रास्ता यूपी से होके आता है। तो ये उतनी बड़ी रियासतें भी नहीं थी कि आप ये कहें कि भाई सारी जो हिंदी बेल्ट में तो कांग्रेस का सफाया हो गया। मुजफ्फर साहब, हिंदी बेल्ट आप उठाकर देख लीजिए, अब कांग्रेस हिंदी बेल्ट में नहीं है। आप साउथ में होंगे, दूसरी रियासतों में होंगे, लेकिन आप हिंदी बेल्ट में अब कांग्रेस नहीं बची है। मैं कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूं, लेकिन आप उनके इत्तेहादी तो हैं, आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा तो हैं। अब कांग्रेस अगर कहीं कमजोर हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि इत्तेहाद कमजोर हो गया। इत्तेहाद सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इत्तेहाद में बहुत सारी पार्टियां हैं, इसमें बहुत पार्टनर हैं। अब ये कहना कि नहीं यहाँ अगर कांग्रेस का डिबेकल हो गया, कांग्रेस सीटें हार गई और इत्तेहाद कमजोर हो गया, तो वो गलत होगा। मैं वो नहीं मानता जी। नहीं तो इत्तेहादियों में इस हार के बाद हम देख रहे हैं कि बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला साहब कुछ बयान दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कुछ बयान दे रही हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ बयान दे रहे हैं। तो इस हार के बाद एक परेशानी अब इंडिया ब्लॉक के जो इत्तेहादी हैं, जो अलायंस, उसमें नजर आ रही है। अबू हुरैरा साहब, जाहिर सी बात है, ये कभी परेशानी कभी खुशी, खुशी भी कभी परमानेंट नहीं होती और परेशानी भी कभी परमानेंट नहीं होती। लेकिन आप ये कहना, इस पर गौर खोज करने के लिए बयानबाजी तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल बयानबाजी स्टार्ट होगी, लेकिन इस पर अब गौर खोज होगा बिल्कुल कि भाई इसका इलाज क्या हो सकता है, कहा हमसे चूक हुई। तो ये तो उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा फॉर 2024। अब इसको अब डिस्क्वालिफिकेशन ना माने, मैं तो इसको कहता हूं कि एक स्टेपिंग स्टोन है, और जहां कहीं को खामी रह गई है, इससे सबक लिया जाना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा है कि हार और जीत तो दोनों होती ही हैं और दोनों से सबक लिया जाना चाहिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं, जो पीडीपी के लीडर हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। आदित्य गुप्ता जी, इस जो रिजल्ट आए हैं 5 स्टेट्स के या 4 स्टेट आप कह लीजिए, इनमें रिजल्ट आने के बाद हमने देखा, कल महबूबा मुफ्ती जी का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर अलायंस मजबूत होता और सारी चीजें अगर एक मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा जाता और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ी होती और सारे अलायंस को कॉन्फिडेंस में लिया गया होता, तो इस तरह के नतीजे नहीं होते जिस तरह के नतीजे आए हैं। 3 स्टेट आपके हाथ से चले गए। देखिए, पहले तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स तो लोगों का जनादेश है, उसको तो एक्सेप्ट हर एक को करना होता है। दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो मैडम ने कहा है, मैडम ने भी बात सही कही है कि सीधी सीधी बात है कि इसका इट हैज टू बी इंट्रोस्पेक्टेड कि व्हाट हैपेंड, व्हाट फेल्ट, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर कांग्रेस, कि कैसा, क्योंकि उन्होंने ही अपफ्रंट ये इलेक्शन लड़ी थी, इसमें इंडिया अलायंस नहीं था। इंडिया अलायंस, मैं अगेन इसको रिट्रेट करता हूँ, इंडिया अलायंस इज फॉर द पार्लियामेंट इलेक्शंस, नॉट फॉर द स्टेट इलेक्शंस। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, बिकॉज ये साफ साफ दिखता है। पिछले 1.5 महीने का जो चुनाव प्रचार भी रहा है, उसके अंदर इंडिया अलायंस ने नहीं एज इट इज पार्टिसिपेट किया, इट वाज द कांग्रेस जहां जहां वो लड़ रहे थे इलेक्शंस। इंट्रोस्पेक्शन ऑब्वियसली होगी इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम आपके फोरम से मैं उन 5 स्टेट्स के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप हमसे 10 गुना बेटर हैं साहब। आप तो हर 5 साल में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप अपने नुमाइंदे चुनते हैं, चाहे हार जीत जिस मर्जी के हो।
डेमोक्रेसी तो है ना आपके पास। हम लोगों के लिए तो ये एक अब डिस्टेंट ड्रीम हो गया हुआ है। मैं रिसेंटली देख रहा हूं कि अगर यहाँ पर तस्वीर, आदित्य गुप्ता जी, अगर तस्वीर बदली होती, यहाँ पर कांग्रेस जीती होती, तो शायद आप लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया होता। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, दूसरी जो पार्टियां, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा होता। देखिए, जब कर्नाटका जीती थी कांग्रेस, तो क्या हम बाहर ढोल बजा रहे थे? वी वर आल्सो सेइंग इट्स अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी एट दैट टाइम आल्सो। और उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि हमसे अच्छे कर्नाटका के लोग हैं, कम से कम इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं। हम तो अपना सरपंच, कॉर्पोरेटर, डीडी कुछ भी नहीं इलेक्ट कर सकते, एमएलए नहीं कर सकते। ये लोग तो हमसे बेटर ही हैं। अभी मैं वही आपको बता रहा था, मैं परसों ही किसी को मिला था, तो उन्होंने, उस लड़की ने पहली बार वोट डाला था 2015 में। वो कह रही है कि सर 8 से 9 साल में तो मैंने तो डेमोक्रेसी देखी नहीं। अब अपनी ही बात करूं तो मैंने फिर भी 3-4 बार वोट डाला है। लेकिन ये दिस इज द सिचुएशन ऑफ पीपल। ये आप बीजेपी कैन बी वेरी हैप्पी अबाउट इट कैन बी अ सैड डे फॉर कांग्रेस ऑल्सो, बट इट इज अ पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। दिस इज हाउ द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑल्सो वर्क्स, कि हर एक आदमी इंट्रोस्पेक्ट करता है कि क्या चीज, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वाज राइट, व्हाट डिडंट वर्क फॉर देम। चाहे वो कर्नाटका में था, तो कर्नाटका के टाइम पे भी तो मोदी साहब ने बैठ के विचाराधीन तो किए होंगे ना, कि क्या हुआ कि वो फेस थे उस इलेक्शन के और इलेक्शन हार गए। अब इस टाइम पे बैठ के कांग्रेस कर लेते, तो इट इज नथिंग, दैट इट इज अ प्रोसेस। वी ऑल आर पॉलिटिकल फाइटर्स फॉर द कंट्री, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, मैं सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अलायंस पार्टियां, इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं, थोड़ा सा मतलब अब टीवी स्क्रीन पर चाहे ना स्वीकार रहे हों, लेकिन एक अंदर से परेशानी तो होगी। और जो मैंने सवाल किया था आदित्य गुप्ता जी से या मुजफ्फर साहब से, कि अगर जीते होते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से तो आता कि भाई हमारी जो विपक्षी पार्टी कम से कम वो जीत रही है, वो मुकाबला करने लायक है। लेकिन आप तो 3 स्टेट हार गए, और वो भी 2024 से पहले। देखिए अबू हरारा जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और उससे पहले सबको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को मेरी तरफ से बधाई कि उन्होंने मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया है। मैं आदित्य जी को कहना चाहूंगा, और जो हमारे मुजफ्फर साहब बैठे हैं जी, मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है हिंदुस्तान में, वो सब लोग मान चुके हैं अपनी हार। जैसे कि हमारे पैनलिस्ट भी बैठते हैं, अभी आदित्य जी ने कहा जी शुक्र है जी उनका वहां पे चुनाव 5 साल के बाद होता है। बट मैं आदित्य जी को बताना चाहूंगा कि भाई साहब, आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, यहाँ आपकी पार्टियों के लोग जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ करने वाली नहीं है, इसमें बहुत सारी एजेंसियां देखती है। इसलिए हमारे देश की एजेंसियां देखती है इलेक्शन कब होंगे, ये चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है। ये वाइस बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपने बोल दिया। हम इसलिए इलेक्शन नहीं कराते क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आपने तेलंगाना, देखिए आपने यहाँ भी हर साल 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, यहाँ भी देखिए आप रेडी बैठे हुए हैं एंड यू आर सिंगिंग अ डिफरेंट सॉन्ग सर। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि विद इन बीजेपी इतना इशू क्यों होता है, कश्मीर में कुछ गाना गाया जाता है और जम्मू में अलग गाना गाया जाता है। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज नहीं, वो देखिए आदित्य जी, मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट, लिसन, नो नीड टू से थिंग्स लाइक दैट। इट वाज अ वेरी बेसिक थिंग। आप जीते हैं, मुबारक हो आपको। आप हारे थे तब भी आपको दुख होगा, तो आपका है, वो हमारा तो है नहीं ना, हमारी दिक्कत नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि मुबारक है लोगों को, तो आप लोगों की है ना, जिनके नुमाइंदे चुने। पार्टियां अभी भी कहती है ना कि जब पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी वो उसको हवा देते हैं, एजेंसियां तो देखती है ना देश। लाहौर में कौन गया आप ये मान के चलो, आपने देखिए आईएसआई को सबसे पहले कौन लेकर आया था? आईएसआई को हिंदुस्तान के जमीन पे कौन लेकर आया? देखिए यही करना ना, जब आप गो बैक इन हिस्ट्री कैन बी विद मी। You might have been dealing with people जहां पर आप कुछ भी बोल के निकल जाएं। I am factually very correct on things। आदित्य जी मेरी बात तो सुनिए पहले। कल आपकी तो आप अपने में इलेक्शन की बात सिंपल है साहब। उन्होंने कुपवाड़ा में क्या कहा? उन्होंने पहले एक तो हार एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद हार एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने कहा जी देश में बहुत सारी एजेंसियां हैं। Obviously, that is what I'm saying। दिक्कत आप लोगों को हो गई है। आप अभी भी पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हो। आप खुद देख लो, आप अभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो।
आप जो है OGWs को हवा देते हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो एक संजीदा इंसान है, वो देखता है। हो सकी ना। और हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं यहाँ इलेक्शन हो। चलिए ठीक है मैं नहीं, सुहेल काजमी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें चर्चा में जोड़ लेता दिक्कत हो हूं। जाती ठीक है, है मैं दोबारा से आता हूँ सूफी साहब, मैं दोबारा से करते आता हूँ। आदित्य जी, मैं दोबारा से आ रहा हूँ सुहेल काजमी साहब। इन्होंने ठीक है मैं आ रहा हूं सूफी साहब, मैं आ रहा हूं क्योंकि सुहेल काजमी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनसे भी मैं समझ लेता हूं कि ये जो हार हुई है सुहेल काजमी साहब, 3 रियासतों में कांग्रेस की हार हुई है, बीजेपी राजस्थान में भी अब बीजेपी सरकार में है और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो पहले से बीजेपी थी। इस हार को किस तरह से देखा जाए सुहेल काजमी साहब? 2024 से पहले की ये शिकस्त है, और जम्मू कश्मीर में जो एक इत्तेहाद कांग्रेस बना रही थी, इंडिया ब्लॉक का जो एक इत्तेहाद था, पिछले दिनों हमने देखा कि एक प्रोटेस्ट भी किया गया था जिसमें पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी शामिल हुई थी। क्या आपको नहीं लगता है कि इस हार के बाद एक जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस कांग्रेस की इत्तेहादी पार्टियों में टूटेगा एक तरह से? बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। देखिए, पहले जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो हार गया। ये चलता रहता है सियासत में, कहीं हार कहीं जीत। लेकिन आपने देखा होगा एग्जिट पोल भी फ्लॉप हो गए, जो नेशनल मीडिया के एग्जिट पोल थे, और फाइनली 3 स्टेटों में भारतीय जनता पाई है, जो एडमिटेड फैक्ट है, और 1 स्टेट में कांग्रेस आई है। जहां तक आप अलायंस की बात कर रहे थे, तो अलायंस में मिसमैनेजमेंट बहुत थी। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी ने मेहनत नहीं की, राहुल गांधी जी ने बेजोड़ मेहनत की है, उनकी जो कोर ग्रुप था उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है और परफॉर्मेंस फैक्टर जो है और बाकी चीजें जो है वो हावी हो गई, और पीपल्स विल जो है फाइनली प्रिवेल करती है किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में, सिविलाइज्ड स्टेट्स में और कंट्री में। तो अब यह है कि इसका असर नेचुरली संभाविक तौर पे, जब 2023 में आप रिजल्ट ले रहे हैं 3 दिसंबर को, और 2024 में मार्च या अप्रैल में आप इलेक्शन करवाने जा रहे, संभाविक तौर पे उसका जो असर है वो आने वाली इलेक्शंस पे जरूर दिखेगा। और इस वक्त और जो काजमी साहब इस रिजल्ट के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, जो अपने आप को एक तरह से अलायंस पार्टियां भी कहती हैं, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनमें आपस में ही एक तरह से जबानी जंग शुरू हो गई है, इनमें आपस में ही बयानबाजी हो रही है। वो तो पहले से ही शुरू है। अगर आप देखिए, कभी कभी वो इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कभी वो न्यूक्लियर बातें करते हैं अपनी पार्टी को लेके, और अभी जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है वहां भी उनकी सहमति तो बन नहीं रही है, क्योंकि अपनी वजूद के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए रीजनल पार्टीज ने अपना जो वजूद है वो तो मेंटेन करना है। तो वहां तो अलायंस में शायद ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, वो तो इस इलेक्शन से पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। खैर, हम उसकी बात नहीं करते हैं। और संभाविक तौर पे अगर इलेक्शन नियर बाई किसी और स्टेट्स में होती है और ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, तो उसका असर उस पॉलिटिकल पार्टी को जरूर पड़ता है जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मेजोरिटी की सीटें ली हों। चाहे उस वक्त पहले आपने देखा होगा कांग्रेस कहीं जीती थी तो उसका असर भी नेबरिंग स्टेट्स पे होता था, और जम्मू कश्मीर में भी उसका असर होगा। और मैंने पहले ही कहा कि जो अलायंस है बहुत अच्छा अलायंस बना था, उसको अगर सीरियसली प्रॉपरली मैनेज करके चलाते या कोई और अच्छे ढंग से उसको देखा जाता तो कुछ शायद बन जाता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि फाइनली मोदी फैक्टर जो है वो चल रहा है और कामयाब हो रहा है, और उसके बड़े न्यूमरस रीजंस हैं। बिल्कुल, और उसको कैच करना अपोजिशन को शायद नहीं आया। बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता वो एक तरह से अब इस हार के बाद तो नहीं दिख रहा है। मैं मुजफ्फर साहब आपके पास आना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब का कल ही का बयान है, उन्होंने कहा कि अब हम अलायंस में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कल ही का बयान है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को याद आ रही है कि साथ में मीटिंग होनी चाहिए इंडिया ब्लॉक की, और साथ में बैठना चाहिए, मंथन होना चाहिए, गौर फिक्र होना चाहिए। पहले कांग्रेस कहां चली गई थी? उमर साहब ने ये तो नहीं कहा कि हम अलायंस में नहीं लड़ेंगे, वो तो अभी बाद में फैसला होगा, जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी उसमें ये चीज डिसाइड की जाएगी कि भाई अलायंस किसके साथ होगा और अलायंस में लड़ना है या नहीं लड़ना है जी। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे हाँ, लेकिन कांग्रेस के रवैये से वो नाराज दिखे। उमर साहब कांग्रेस के रवैये से नाराज दिखे। जाहिर सी बात है, जो इंडिया अलायंस की जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें कांग्रेस ने इन 2 रियासतों में अलायंस करने से इनकार किया था कि यहाँ हम जो है हमारा अपर हैंड है और वी आर विनिंग बोथ दीज स्टेट्स, देयरफॉर वी विल नॉट एंटर इनटू एनी अलायंस विद इंडिया पार्टनर्स।
तो उस पर थोड़ी सी उन्होंने नाराजगी का इजहार किया भी और बनता भी था कि अगर ये ओवर कॉन्फिडेंस वो ना दिखाते तो शायद आज इंडिया अलायंस जो था वो इन 2 सीटों पर हुकूमत बना सकता था, इन 2 रियासतों में। तो उनका जायज बनता है, लेकिन इसका मकसद ये कभी भी नहीं कि अलायंस में इससे कोई फर्क पड़ेगा या हम अलायंस में नहीं लड़ेंगे। मतलब अलायंस को आप उठते बैठते बयानबाजी भी करते रहेंगे और उसके ऊपर तंज भी करते रहेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये अलायंस अबू मतलब किस तरह की अब सियासत हो रही है ये? अबू हरेरा साहब, अलायंस जो है वो सिर्फ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं और हर पार्टी का अपना एजेंडा, अपनी आइडियोलॉजी, अपना बेसिक जो उनका इंट्रिंसिक जिसको आप कहते हैं ना कि बेसिक खमीर है, वो हर का डिफरेंट है जी। अब इसमें आप ये कहेंगे कि अगर उमर साहब ने कांग्रेस से नाराजगी का इजहार किया और इंडिया अलायंस पे कोई फर्क पड़ेगा, तो मैं वो मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इंडिया अलायंस में बहुत सुफी मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं मुजफ्फर साहब के इसी बयान पे आपका रिएक्शन चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि हार जीत होती रहे वो अपने जगह, लेकिन हम अपने मजबूती हम में रहेगी, जो विपक्ष है वो मजबूत रहेगा, इंडिया ब्लॉक। नहीं देखिए अबू हरेरा जी, मैं सुहेल काजमी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन जैसी सोच सब लोगों को हो, बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है। मैं मुजफ्फर साहब को कहना चाहूंगा, फोटो शूट करने से अलायंस नहीं बनता है, जैसे मोदी जी ने कल कहा। फोटो शूट करने के बाद फिर लोगों के बीच में जाना होता और इकट्ठे होना, एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाना। आज मोहब्बत जी उमर साहब के ऊपर उंगली उठा रही है, उमर साहब कांग्रेस के ऊपर जो है उंगली उठा रहा है। इसका मतलब ये है, साफ जाहिर है कि देश की अपोजिशन ने, जितनी भी अपोजिशन है, उन्होंने हार एक्सेप्ट की है और वो मानते हैं कि 2024 में 400 के पार मोदी जी लेके आएंगे और इसीलिए ये बेचारे चुप हो गए हैं। अब बाकी इनका नहीं, ये लोग तो जम्मू कश्मीर में चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी अगर इतनी मजबूत हो गई, हालात बेहतर हो गए, तो जम्मू कश्मीर में फिर आप लोग चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? अबू हरेरा साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा, इनको पता है कि इन 3 स्टेटों से जम्मू कश्मीर में बहुत असर पड़ा। मोदी जी की गारंटी 140 करोड़ देशवासियों की है, उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। आप देख लीजिए, जब भी यहां इलेक्शन होंगे भारतीय जनता पार्टी 50 पार हो। कब होंगे? हालात तो बेहतर हो गए सुफी साहब, आप जीत रहे हैं लगातार, आप लगातार जीत रहे हैं आपकी, और ये मौका अच्छा है, कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करा दिए जाए। जी अबू हरेरा साहब, ये जिस मौके की तलाश में है वो कभी भी मौका नहीं आने वाला, वो मौका कभी भी नहीं आने वाला कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी इलेक्शन होने के किसी लिहाज से भी यहाँ कोई अपर हैंड बना पाएगी। और हम भी आपकी माध्यम से कहना चाहेंगे वो मौका कभी भी नहीं आएगा। अभी वेट करने दो, 6 साल तो इनको हो रहे हैं, अभी और 6 साल वेट कर रहे, तभी नहीं आएगा। बंद करो फिर आएगा। आप OGW को हवा बंद करने, हमें कोई परेशानी नहीं, मत करवा लो आप, क्योंकि हमें पता है जो आपको परेशानी है। आपको परेशानी ये है कि अब हमको वोट देने वाला कोई बात हमने नहीं करनी, हमें वोट नहीं करनी। आप क्यों चिल्लाते? और 6 साल भी वेट कर लो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। आप OGW उसका हवा दे रहे, वो बंद करो। देखो यूसुफ साहब, आप 6 साल और वेट कर लीजिए, फिर भी यहाँ आपका कुछ नहीं बनने वाला। डिफेंस इनका आपको पहचान लिया करते हैं, आपने जम्मू की रियासत को खत्म किया, यूपी में बदला, आपने यहाँ की जमीनें, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट लोगों की छीनी है। लोग आपको सबक सिखाएंगे। चलिए, आदित्य गुप्ता कहना चाह रहे हैं। आदित्य, बात पूरी कर लीजिए जी। आदित्य गुप्ता जी, ठीक है, बात हो गई। सुफी साहब, बात हो गई जी। आदित्य गुप्ता जी, देखो आबू जी, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपने इलेक्शंस जिसने भी फॉलो की हैं, ये 4 या 5 स्टेट्स की, स्पेशली जो 4 स्टेट्स जिनके रिजल्ट संडे को आए हैं, उन चारों में आप किसी भी बीजेपी के सीनियर लीडर का बयान देख लो, उसके हर बयान में 370 में हमने ये किया, हमने 370 हटा दिया, हमने जम्मू कश्मीर के साथ ये कर, उस रीजन से ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं कराना चाहते, क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर में जिस दिन इलेक्शन हो गया, मैंडेट बीजेपी को नहीं मिलेगा, फिर ये बाहर जाकर रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या बेचेंगे। आप देखें, आप खुद देखें, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं करा सकते? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होनी थी। आप खुद लगाएं, इनकी इन फाइटिंग इज इन पब्लिक, एवरीवन इज रीडिंग हर रोज सोशल मीडिया, यू लुक एट एनीवन, इनके डिसिप्लिनरी चार्जेस, एवरीथिंग इज हैपनिंग। प्रैक्टिकली ब्रोकन। आप देखें, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर रेजोल्यूशन पास होता है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर,
उसका मेयर है बीजेपी से, उसको ओवरराइड कर देते एलजी साहब विदाउट कंसिडरिंग द मैंडेट ऑफ द पीपल। आप सोचे कैसे लोग क्या करेंगे। यहाँ पर लोगों का टोटल टूरिज्म, मैं कितनी बारी बोल चुका, टोटल फ्लॉप कर चुका है। जो भी किया है बीजेपी ने, सब कुछ किया है कश्मीर में। दे डोंट हैव अ बेस इन कश्मीर। जम्मू में उनको तबाही की है। दे नो कि वो जो 25 एमएलए जीते थे वो किसी का 1 रुपए का काम नहीं उससे आपको पता टूरिस्ट पे एलजी साहब इनके साफ साफ बोलते कि एलजी साहब ये बात सुनते नहीं है। ये साफ साफ ऑन रिकॉर्ड कहते रहे हैं कि एलजी साहब हमारी बात नहीं सुनते। इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से जम्मू में जम्मू कश्मीर पूरे स्टेट के अंदर, पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर इन्होंने इतनी तबाही बिकॉज ऑफ दैट इनकॉम्पिटेंस। इसमें बीच में क्यों लाते हैं आप? जम्मू कश्मीर के आवाम से पूछिए ना, किसी ने वोट ही नहीं देना है। आप कैलेंडर दे रहे थे, जिनको आप हड़ताल दे रहे थे, जिनको आप क्राफ्ट फायरिंग दे रहे थे, आप उनसे पूछिए ना। चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास अब समय नहीं बचा है। सुहेल काज़मी साहब, सर बहुत मुख्तसर में जम्मू कश्मीर की सियासत अब कैसे देखते हैं? इन 3 रियासतों में कांग्रेस की हार के बाद अब जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरह से देखते हैं? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इनका मुस्तकबिल किस तरह से देखते हैं, इनके इत्तेहाद को? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना बेस है, पीडीपी का अपना बेस है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। लेकिन इस इलेक्शन से 3 इलेक्शन जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल खासकर जम्मू कश्मीर में बढ़ा है। और मुझे भी लगता है कि ये मंथन करेंगे कि यहाँ फेसेस चेंज होने चाहिए, यहाँ की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे चेंज करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का एज जो है वो बड़ा है इलेक्शंस को लेके। आप आने वाले दिनों में पार्लियामेंट की इलेक्शन में भी देखेंगे, अगर असेंबली की इलेक्शन भी 2024 में होती है या 25 में होती है तो फर्क जो है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी गेनर रहेगी। आने वाले वक्त में क्या ये जो विपक्ष की जो कुर्बत है या जो अलायंस है, इसका इत्तेहाद है, इसमें मजबूती आएगी या फिर इस हार का असर भी इस इत्तेहाद पर आने वाले दिनों में पड़ेगा? ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। सुहेल काज़मी साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो चलिए, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।